हमने बात की कि प्रोटीन्स जो हैं वो लॉन्ग चेन बायोपॉलिमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। अगर अमीनो एसिड्स को हम लिंक करते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर तो बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, और पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के बाद बनते हैं पेप्टाइड्स। तो अब हम देखेंगे ऐसे ही अमीनो एसिड्स को सिक्वेंशियली जोड़ के हम कैसे पेप्टाइड्स बना सकते हैं। बिगिनिंग विथ, अगर मान लीजिए हमारे पास है एक अमीनो एसिड विच इज अलानीन और दूसरा है वलीन। अलानीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, हमारे पास यहाँ H CH3 NH2, और वलीन का होता है कुछ इस तरीके से। और ये है हमारा वलीन। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे C टर्मिनल और N टर्मिनल के जुड़ने से बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के बनने से हमारा बन जाएगा ये पेप्टाइड। और ऐसे ही अगर बहुत सारे पेप्टाइड्स जुड़ जाए तो बन जाता है प्रोटीन। तो पहले हम बात करेंगे इस स्मॉल पेप्टाइड की नेमिंग की। तो हम इसे कैसे नेम कर सकते हैं? ठीक है, तो इस पोर्शन में हमारा जो C टर्मिनल था वो था अलानीन का, और जो N टर्मिनल था वो था वलीन का। तो यहाँ पे जिसका C टर्मिनल इन्वॉल्व होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे, पहले एलानाइल। एलानाइल जो नाम है उसका मेन, उसके बाद हम लगा देते हैं सफिक्स आइल यानी YL, और जो हमारा N टर्मिनल है वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, तो इट बिकम्स वलीन। तो इट बिकम्स एलानाइल वलीन। अब यही अगर ये हमारा रिवर्स ऑर्डर होता, अगर हमारा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, इसको हम अब छोड़ते हैं, हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, यहाँ हमारा अलानीन बाद में लगा होता इंस्टेड ऑफ वलीन। अगर हमारा C टर्मिनल वलीन का होता और N टर्मिनल हमारा अलानीन का होता तो स्ट्रक्चर बनता कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बनता हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। इस अमीनो एसिड का कुछ लेना देना नहीं है इस अमीनो एसिड से, बिल्कुल सेपरेट मैं एक लिख रही हूँ, इट इज CH। क्योंकि अब हमारा इस स्ट्रक्चर में जो C टर्मिनल है वो वलीन का यूज हुआ है तो इट बिकम्स वलाइल, और हमारा N टर्मिनल तो अलानीन का यूज हुआ है तो इट बिकम्स वलाइल एलानीन। एलानीन तो नाम जो सेकंड वाले का है जिसका N टर्मिनल इन्वॉल्व होता है वो तो एज इट इज ही लिखा जाता है। तो इस केस में इट बिकम्स अलानाइल वलीन, और इस केस में हो जाता है वलाइल अलानीन। तो ये कुछ डिफरेंट मेथड है जिससे हम पेप्टाइड की नेमिंग करते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे कि हम उसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे। तो हम मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे प्रोटीन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो स्ट्रक्चर में हम उसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री प्रोटीन में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले शुरू करते हैं फाइब्रस प्रोटीन से। अगर मैं फाइब्रस प्रोटीन की बात करूं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करूं, हम इसे बेटर समझेंगे डायग्रामेटिकली देख के। तो ये है हमारे फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हमें पता है कि हमारे प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म हुए हैं सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड से। तो अगर हमारे फाइब्रस प्रोटीन को देखें तो ऐसे ही लॉन्ग अमीनो एसिड चेन्स जो है, मान लीजिए ये एक पूरी अमीनो एसिड की चेन है, पूरी पेप्टाइड चेन है, एक सिमिलर दूसरी पेप्टाइड चेन है, which have been placed
पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलली हमने उन्हें रखा है और इनके बीच में फॉर्म हो गई है हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर डाइसल्फाइड लिंकेजेस। अब डाइसल्फाइड लिंकेजेस जो है हमें पता है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी हैं जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, तो उन अमीनो एसिड्स में डाइसल्फाइड लिंकेज भी देखी जाती है। तो एक तो हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हो गए डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ऐसे ही व्हेन the amino acid chains are placed parallel to each other, there is a formation of hydrogen bonds, hydrogen bonding हो जाती है या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाती है। उसकी वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो जनरेट होता है कुछ इस तरीके से, उसे कहते हैं फाइबरस प्रोटीन, क्योंकि इनके लिंक करने की वजह से थोड़ा सा ट्विस्टिंग आ जाती है, थोड़ा वो स्ट्रेट चेन भी रहता है, तो इस टाइप के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जनरेट हो जाते हैं जिन्हें कहा जाता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इन्हें कहा जाता है फाइबरस प्रोटीन्स। अब बात करी जाए मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे, तो है दूसरा हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन कुछ हमारे फाइबरस प्रोटीन्स की तरह ही है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंस्टेड ऑफ दीज बॉन्ड्स इसमें कॉइलिंग हो जाती है। जो हमारी पेप्टाइड चेन्स हैं, जो अलग अलग हमारी पेप्टाइड चेन्स हैं, दे गेट इंटरकॉइल्ड, मतलब इनके बीच में अगर मैं देखूं तो ये कॉइल होके कुछ इस तरीके से इंटरट्वाइन हो जाती है या आपस में मुड़ के दे फॉर्म अ कॉइल्ड स्नेक लाइक स्ट्रक्चर। तो इसे कहा जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर का मतलब ही होता है समथिंग विच इज स्फेरिकल और कॉइल्ड, तो इट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर टाइप। हमने मॉलिक्यूलर शेप के तो बेसिस पे कर दी, अब एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अगर फाइब्रस की बात करी जाए, फाइब्रस प्रोटीन्स के, तो एग्जांपल है मायोसिन और केराटिन। ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल, दे आर वाटर इनसॉल्युबल। अगर इनकी पॉइंट की बात करी जाए तो दे आर वाटर, पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ये है वाटर इनसॉल्युबल, whereas globular proteins are water soluble, और इनके एग्जांपल्स है इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। और फाइब्रस के एग्जांपल्स है मायोसिन एंड केराटिन। ठीक है, तो दे आर वाटर soluble। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर टाइप के बेसिस पे कि कैसे स्ट्रक्चरली हम प्रोटीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहले आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच फर्दर एग्जिस्ट इन अल्फा हेलिक्स फॉर्म एंड बीटा प्लीटेड फॉर्म, फिर आता है टर्शरी स्ट्रक्चर और लास्टली आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहां हम कंसीडर करेंगे इन स्ट्रक्चर्स को डायग्रामेटिकली, हमें जिससे बेटर समझ में आए। अब हम यहां देखेंगे कि हमारे पास पहले अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन सीक्वेंसेस हैं। हम अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करी जाए, हमें पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो फॉर्म हुए हैं जिनका सबसे बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स बाय लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स इन बाय जॉइनिंग इन अ सीक्वेंशियल वे, अमीनो एसिड्स के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जुड़ने की वजह से बनाते हैं प्रोटीन्स। तो इसी सीक्वेंस को, जिसे हम कहते हैं दिस प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज जस्ट द सीक्वेंस ऑफ दिस अमीनो एसिड, ये सारे अमीनो एसिड्स का एक बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है प्राइमरी सीक्वेंस है, ये सिर्फ अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब इसी से ही सब जनरेट होता है, एक सब टाइप जनरेट होता है विच इज द सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या है कि आपके डिफरेंट लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स जो हैं दे इंटरैक्ट विद वन अनदर, कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स की तरह ही कि आपकी अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स हैं, नाउ दे इंटरैक्ट विद वन अनदर। अब इंटरैक्ट करेंगी, कैसे इंटरैक्ट करेंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू इंटरैक्ट करेंगी। यदि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है तो डाइसल्फाइड लिंकेज है, H बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट अमीनो एसिड चेन्स हैं दे इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड ये बनाते हैं मेन बैकबोन ऑफ द
आपका प्रोटीन. So it is basically the hydrogen bonding or disulfide linkages, and there are other interactions as well, जैसे van der Waal interactions हो गई, आपकी van der Waal interactions हो गई, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस हो गई. ठीक है, तो इन्हीं इंटरैक्शंस की वजह से आपके सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है, जिसके सब टाइप्स हैं अल्फा हेलिक्स फॉर्म और बीटा प्लीटेड फॉर्म. यदि आपकी जो दो मान लीजिए अमीनो एसिड चेन्स हैं, इनके बीच में हमें पता है कि एक होता है COO माइनस प्रेजेंट होता है और एक साइड होता है आपका NH. तो ऐसे ही अगर इस चेन के जितने भी COO और NH ग्रुप्स हैं, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द NH ग्रुप जो आपका है, आपका जो अमीनो एंड्स हैं, इफ दे गेट twirled या दे गेट ट्विस्टेड इन अ राइट हैंडेड स्क्रू लाइक फैशन, अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से दे गेट इंटरट्वाइंड. जो अमीनो एसिड चेन्स हैं आपकी कुछ इस तरीके से इंटरट्वाइन हो जाएंगे. इनके इंटरट्वाइन होने की वजह से इनके बीच में एग्जिस्ट करेंगी. यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए. ये है आपके, हमें पता है हमारे अमीनो एसिड में टर्मिनली ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एक साइड पे हमारा O है, एक साइड पे हमारा N है, तो हमारा यहाँ पे और ये हमारा NH है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई. ठीक है, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे ऑलराइट. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के चांस है. अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा क्या कि आपकी जो एक चेन है, मान लीजिए एक आपकी अमीनो एसिड की चेन है और आपकी सिमिलरली दूसरी चेन है, उसके बीच में अगर यहाँ पे COO माइनस ग्रुप है और यहाँ पे आपका NH ग्रुप है मान लीजिए, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कुछ इस तरीके से. और ये पूरी चेन कुछ इस तरीके से ही चलेगी. यहाँ पे मान लीजिए NH था और यहाँ पे आपका COO माइनस था, तो यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करेगा. और ये पूरा इन अ राइट हैंडेड स्क्रू, जो आपका अल्फा राइट हैंडेड स्क्रू हीलिक्स की तरह ये मूव करेगा. तो इस तरीके से आपकी जो दो अमीनो एसिड चेन्स थी इंडिपेंडेंट, वो वाया हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड लिंकेजेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक इन इंटरैक्शंस की वजह से ट्विर्ल कर जाएगी और आपका राइट हैंड हीलिक्स बन जाएगा. यदि अगर हमारा बीटा प्लीटेड फॉर्म की बात करी जाए तो उसमें हमारे अमीनो एसिड चेन्स जो हैं, दे आर स्ट्रेच्ड. हमारी जो चेन्स हैं, दे आर स्ट्रेच्ड अलोंग अ लॉन्ग डिस्टेंस कुछ इस तरीके से. और इनमें सिमिलरली ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे COO टर्मिनल, यहाँ माइनस ये टर्मिनल है, NH है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो वेरी सिमिलर टू द प्लीट्स ऑफ क्लोथ्स, जैसे कपड़ों में प्लीट्स डलते हैं, स्ट्रेच होने की वजह से इन इंडिपेंडेंट अमीनो एसिड चेन्स के ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर मिल जाता है हमको. तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ऑब्टेन होगा, जैसे ये है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर और ये है आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. तो ये है हमारे दो सब टाइप्स अंडर सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर. अगर टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो विच अराइज फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ओनली, तो ये एक ऐसे 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होगी कि हमारी बहुत सारी चेन्स ऐसे बन चुकी हैं which get intertwined in a 3-dimensional fashion. तो ये इस तरीके से बहुत सारी अमीनो एसिड चेन्स बन जाएंगी ड्यू टू कॉइलिंग. कॉइल हो जाएंगी बहुत सारी चेन्स. तो इन साइड टू साइड इंटरैक्शंस की वजह से साइड चेन जो है हमारा ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है फ्रॉम दीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच इंडीड अराइजेस फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो ये बन जाएगा आपका टर्शरी स्ट्रक्चर ड्यू टू कॉइलिंग. अब टर्शरी स्ट्रक्चर के अंडर ही आपके जो दो मॉलिक्यूलर शेप्स हैं विच इज फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये जनरेट होते हैं. तो ये शेप्स
टर्शरी स्ट्रक्चर में ही देखे जाते हैं। लास्टली आता है आपका क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स मोर देन 1 अमीनो एसिड साइड चेन, की इसमें मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं सबसेट कहेंगे एक अमीनो एसिड चेन का, और ऐसी मल्टीपल चेन्स जुड़ जाएंगी आपकी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे कहा जाता है क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो अराइज करता है इस टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर की फोल्डिंग के बाद। यदि बहुत सारे अमीनो एसिड्स इसी फैशन में एक साथ कंबाइन कर जाते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के, तो इट गिव्स राइज टू अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री स्ट्रक्चर्स। आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे एंजाइम्स के बारे में। हमने यहाँ प्रोटीन्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया कि कैसे। उससे पहले हम देखेंगे एंजाइम से पहले, हाँ, हमने यहाँ बात की प्रोटीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। हम यहाँ देखेंगे, हमने पहले बात की थी डीनेचुरेशन के बारे में, डीनेचुरेशन के बारे में। तो डीनेचुरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहां से अब बेटर समझ में आएगा कि कैसे हम अगर पीएच चेंज करते हैं, कोई केमिकल इंट्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो हमारे जो ये सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं ये वापस से अनकॉइल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने पहले बोला था कि हमारी जो अल्फा हीलिक्स है वो अनकॉइल होना शुरू हो जाता है इन चेंजेस की वजह से, अनकॉइल यानी ये स्ट्रक्चर वापस से खुलना शुरू हो जाएगा। बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म थी, ये भी वापस से डिस्ट्रॉय होने लगेगी। जो आपके फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होके हमारे प्रोटीन में बिल्कुल उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसकी आइडेंटिटी लूज करवा देंगे। तो इसे हम कहेंगे डीनेचुरेशन। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन की वजह से हमारा सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नो फर्दर डिस्ट्रक्शन, नो फर्दर चेंज। तो ये है हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात। डीनेचुरेशन के बाद एग्जाम्पल हम कंसिडर कर चुके हैं कि कैसे एग एल्ब्यूमिन जो है अगर हम उसे हीट करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोटीन की आइडेंटिटी का कंप्लीटली लॉस्ट हो जाना इज डीनेचुरेशन। आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे अ न्यू टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल विच इज एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम्स के बारे में अगर हम बात करी जाए, हमें वैसे पता है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे रिएक्शन को या तो फास्ट करता है इफ इट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, या अगर वो पॉइजन की तरह काम कर रहा है तो वो हमारी रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी कैटलिस्ट की तरह कुछ ऐसे केमिकल काम करते हैं जो हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शंस को सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एंजाइम। तो एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो हमारी बॉडी में ये फंक्शन करते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और इन एंजाइम्स की खास बात यह है दैट दे आर वेरी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर एंजाइम ही काम करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के लिए जो एंजाइम काम करता है विच इज वेरी स्पेसिफिक टू दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सुक्रेज। तो हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही वो स्पेसिफिसिटी रखता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल अगर हम बात करें तो उसी पर ही वो एक्शन करेगा या फंक्शन करेगा। लास्टली बात करी जाए तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स काम करते हैं दे वर्क इन एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। उन्हें काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है विच इज द बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा रेगुलर बॉडी टेम्परेचर है विच इज 298 केल्विन टू 313 केल्विन, ठीक है। अगर हम अब बात करें तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके करते हैं कि जो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस है बाय मेकिंग यूज ऑफ सुक्रेज,
तो उसमें क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी लगती है नॉर्मल अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लगती है अराउंड 6 किलो जूल पर मोल। और यही अगर हम सुक्रेज जिसे कहा जाता है, सुक्रेज अगर हमारा एंजाइम हम यूज करके ये रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप्स डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 2 किलो जूल पर मोल। तो हमारा लॉजिक जो है एंजाइम्स का वो यही है काम करना कि वो हमारी रिएक्शन को एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो काम करते हैं और उस रिएक्शन को फास्ट प्रोसीड करवाने में हेल्प करते हैं, बिकॉज दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन। हमें पता है कि कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को लो करना और उसके बाद ताकि हमारी रिएक्शन जो है वो इजीली प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो डिक्रीज करता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को। हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल कोट करके देख लिया कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। हमने एक पॉइंट मेंशन किया था कि हमारा जो एंजाइम होता है, मान लीजिए हमारे जो एक माल्टोज के लिए, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस के लिए हम एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज करते हैं which is माल्टेज। तो माल्टेज है हमारा एंजाइम। अब एंजाइम हमारा जो सबस्ट्रेट है वो है माल्टोज, यानी हमारे एंजाइम को माल्टोज पर वर्क करना है। तो हमारा ये स्पेसिफिक एंजाइम इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक होगा, यानी ये एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड या लिंक नहीं करेगा, उस पर एक्ट नहीं करेगा। आप इसकी शेप देखो कि शेप स्पेसिफिसिटी है इसमें कि ये सिर्फ माल्टोज के ही मॉलिक्यूल को के साथ बाइंड कर सकता है। ये इसकी एक्टिव साइट है, ये माल्टेज की विच इज आवर एंजाइम, ये एक्टिव साइट पर रेडिली बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस मेरी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गई है और मेरे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, जैसे हमें पता है माल्टोज के हाइड्रोलिसिस के बाद डाइसैकेराइड है वो, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हमारा प्रोडक्ट दे देगा। तो यही मैं बताना चाह रही हूं यहाँ पे कि हाउ दे आर हाईली शेप सिलेक्टिव। शेप सिलेक्टिव यानी कि दे आर शेप सिलेक्टिव मतलब दे हैव अ हाई स्पेसिफिसिटी फॉर ए सबस्ट्रेट। अब इस तरीके से माल्टेज किसी और मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, स्पेसिफिसिटी फॉर सबस्ट्रेट। तो इस तरीके से आपकी एंजाइम की फंक्शनिंग होती है कि दे आर हैविंग एक्टिव साइट्स जिस पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, उसके बाद आपकी रिएक्शन कमेंस होने के बाद इट रिलीजेस द प्रोडक्ट आउट। तो ये था हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। अब हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। ये हमारे अनदर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं विटामिन्स। विटामिन्स होते क्या हैं? विटामिन्स अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स एज वेल हमें विटामिन्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर वेरी वाइटल फॉर आवर लाइफ। ठीक है, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल्स। हमारी बॉडी विटामिन्स नहीं सिंथेसाइज करती। दैट इज द रीजन व्हाई कि हम स्मॉल क्वांटिटी में एक्सटर्नली इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस डाइट इन्हें कंज्यूम करते हैं। अगर ना कंज्यूम करें तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे हमने सुना ही है कि अगर हम बैलेंस डाइट या एक वेल नरिश्ड डाइट ना कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी में अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी फेस डिजीजेस। द कॉन्सिक्वेंसेज आर कि हमें अलग अलग डिजीजेस फेस करनी पड़ती हैं। हमारी बॉडी इन जनरल एनिमल्स की नहीं सिंथेसाइज करती हैं विटामिन, एक्सेप्ट फॉर विटामिन डी, जो हमें पता है व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट तो हमारी बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाता है। नाउ दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डाइटरी फैक्टर। हमारी डाइट में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे नीड टू बी इंक्लूडेड बिकॉज हमारी बॉडी सिंस इन्हें नहीं सिंथेसाइज करती है तो हमें एक्सटर्नली ये मॉलिक्यूल्स कंज्यूम करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दीज विटामिन्स। अब विटामिन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। तो जो 2 मेजर क्लासेस हैं सॉल्युबिलिटी हम अगर बात करें तो एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं दे आर सॉल्युबल इन फैट इन द बॉडी। ठीक है,
जिसके एग्जाम्पल्स है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल भी है, विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल भी है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर दीज विटामिन्स। तो विटामिन ए, विटामिन डी के बाद आता है विटामिन ई विच इज टोकोफेरॉल, और लास्टली आता है आपका विटामिन के विच इज फाइलोक्विनोन। ठीक है, सो दीज टाइप्स ऑफ विटामिन्स सिंस ये फैट सॉल्युबल है तो ये हमारे फैट टिश्यूज में ये स्टोर होते हैं एंड दे आर यूजुअली स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यूज एंड लिवर। तो हमारे लिवर में और एडिपोज टिश्यूज में ये स्टोर हो जाते हैं। अगर यही बात करी जाए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में थ्रू यूरिन या स्वेट दे गेट इजेक्टेड आउट। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्हें हमें कंज्यूम करते रहना पड़ता है बिकॉज दे आर नॉट स्टोर्ड एनीवेयर इन द बॉडी। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। देयर इज एन एक्सेप्शन विच इज विटामिन B12। विटामिन B12 जो है दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, हाउएवर अदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जितने भी हैं वो नहीं स्टोर होते एंड सिमिलर इज द केस फॉर विटामिन सी। तो ये था डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी बिटवीन द विटामिन्स। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ये भी हमारी बॉडी के बहुत ही ज्यादा एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स में से एक है। अगर हम देखें कि हमारी एज वी मूव ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वी इनहेरिट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ आवर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर्स, चाहे वो फेशियल फीचर्स हो, फिजिकल फीचर्स हो या बॉडीली हो या हेयर हो हमारा, वी डू डिस्प्ले सम सिमिलैरिटीज विद आवर पेरेंट्स, राइट? नाउ व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड दैट? अगर उस चीज के पीछे फैक्टर देखें तो इट इज नथिंग बट द न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं वो ट्रांसफर होती है हमारे सेल के अंदर। जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इट इज कैरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन which gets passed on from the parents to us। अब हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं कुछ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं they contain nucleic acids, they are made up of proteins as well as made up of the nucleic acids। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, here comes their role कि ये हमारी बॉडी में या हमारे थ्रू जेनरेशंस ये कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। वन इज द डीएनए विच इज द मेन फैक्टर जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर है, विच इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड दूसरा है आरएनए। आरएनए की बात करें विच इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दीज आर नथिंग बट द लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम इन्हें सिंपली कहते हैं दैट दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहा जाता है वो हम इनके स्ट्रक्चर्स के जब हम बात करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कि क्यों इन्हें लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है विच इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो अब हम बढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो केमिकल कॉम्पोजिशन है न्यूक्लिक एसिड का कुछ इस तरीके से है। अगर हम अपने न्यूक्लिक एसिड्स का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं। पहला है एक पेंटोज शुगर। अगर हम ब्रेक करें न्यूक्लिक एसिड को तो हमें मिलेगा एक पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और कुछ हेटेरोसाइक्लिक बेसिस। अगर मैं यहाँ पे पेंटोज शुगर की बात करूं तो डीएनए के अंदर बिकॉज इट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो जो शुगर प्रेजेंट होती है वो है 2-डीऑक्सी राइबोज। और यही मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में प्रेजेंट होती है राइबोज शुगर। ठीक है, ये तो हो गई पेंटोज शुगर जो प्रेजेंट होती है। अब फॉस्फोरिक एसिड तो दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स में कॉमन रहता है। अब बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक बेसिस की। ये कुछ हेटेरोसाइक्लिक बेसिस हैं, कुछ प्यूरीन बेसिस और कुछ पिरिमिडीन बेसिस। प्यूरीन बेसिस के अंदर अगर हम देखें तो प्यूरीन बेसिस हैं दो तरीके की, एक है एडेनिन और एक है गुआनिन। और पिरिमिडीन बेसिस है तीन तरीके की विच इज साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में जो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हेटेरोसाइक्लिक बेसिस है वो है AGCT, यानी उसमें प्रेजेंट होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। और यही मैं आरएनए की बात करूं
तो पहली जो 3 बेसेस है वो तो सेम रहेंगी, यानी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तो आरएनए में भी प्रेजेंट है, लेकिन उसमें थाइमीन की जगह यूरैसिल प्रेजेंट होता है, यानी pyrimidine based uracil is present in RNA only and not in DNA. तो ये एक important question है that which base is present in RNA? It is uracil. तो ये हमने बात की composition of nucleic acids के बारे में। अब हम देखेंगे कि कैसे इनके कंबाइन करने पर हमें न्यूक्लियोसाइड मिलता है। न्यूक्लियोसाइड के फर्दर अगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच करने के बाद हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड, और इन काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स का एक साथ कंबाइन करने पर हमें कैसे मिलता है न्यूक्लिक एसिड विच इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अब हम देखेंगे, पहले है हमारा, हमें एक जो कंपोनेंट पता है वो है पेंटोज शुगर। अगर यहाँ पे OH ग्रुप C2 कार्बन पर प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे राइबोस विच इज प्रेजेंट इन RNA, और यही अगर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह सिंपली H प्रेजेंट होता है, तो इट इज डीऑक्सीराइबोस। तो DNA के अंदर होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर और RNA के अंदर प्रेजेंट होता है राइबोस शुगर। तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। अगर इसमें कार्बन नंबर 1 से हमारी कोई बेस अटैच हो जाता है, हमने बेसिस के बारे में पढ़ा है कि हमारे DNA के अंदर तो आती हैं AGCT which is adenine, guanine, cytosine and thymine, और RNA में आता है AGCU which is adenine, guanine, cytosine and uracil। तो अगर DNA के साथ ये बेस अटैच हो जाए, ये शुगर मोइटी में अगर DNA के अंदर ये बेस अटैच हो जाए, इन बेस का जो डिफरेंट सेट है, और अगर RNA में ये बेसिस अटैच हो जाए, तो सिर्फ इतनी मोइटी को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो ये है हमारे शुगर और बेस के कंबाइन करने पर जो स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अगर इसी स्ट्रक्चर में हम फर्दर कार्बन नंबर अगर हम देखें, ये तो है हमारा C1 कार्बन पे जो अटैचमेंट है। अब हम देखेंगे ये है 1' 2' 4' और 5'। अगर हमारे 5' कार्बन पर फर्दर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो ये पूरी जो मोइटी बन जाती है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। यदि एक फॉस्फेट ग्रुप लगता है फॉस्फोरिक एसिड का तो उसे मोनोफॉस्फेट कहेंगे, मोनोफॉस्फेट मोइटी बनेगी। 2 लग जाएंगे तो डाइफॉस्फेट, और 3 लग जाएंगे तो ट्राइफॉस्फेट एंड सो ऑन। कितने भी इसमें फॉस्फोरिक एसिड लग सकते हैं। लास्टली अगर बात करी जाए तो ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड, और काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मोइटीज के एक साथ जुड़ने के बाद हमें मिल जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड विच इज योर न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हमने एक बात कर ली कि हमारा जो एक न्यूक्लियोटाइड है, एक अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड में होगी आपकी शुगर मोइटी, एक आपका कोई बेस लगा हुआ होगा, और आपके 5' टर्मिनल पे या आपका 1' एंड पे लगा होगा एक बेस, और 5' एंड पे लगा होगा फॉस्फेट ग्रुप। यदि आपका एक दूसरी ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है आपका, ये मान लो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इट गेट्स अटैच्ड टू योर पहला वाला जो न्यूक्लियोटाइड 1 था, यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप है एट पोजिशन नंबर 3' जो यहाँ इसके थ्रू, और दूसरे आपके न्यूक्लियोटाइड के 5' पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, इस 3' और 5' के बीच में अगर ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाता है तो इस तरीके से आपके ये 2 न्यूक्लियोटाइड साथ में लिंक हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही आप न्यूक्लियोटाइड 3 ले लो, एक और न्यूक्लियोटाइड के साथ आप अटैच कर लो, तो ये बन जाएगा आपका तीसरा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो इस टाइप की लिंकेज को कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, क्योंकि फॉस्फेट एस्टर बन रहा है तो इसीलिए फॉस्फोडाइएस्टर। इस तरफ से भी एस्टर लिंकेज है, इस तरफ से भी, तो इट इज अ डाइएस्टर लिंकेज। तो इसे कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 3' एंड 5' एंड्स। ठीक है,
और ये आपके शुगर के 3' और 5' एंड्स के बीच में फॉर्म होता है। ऐसे हम मल्टीपल 3' और 5' एंड्स के बीच में ये लिंकेज फॉर्म कर सकते हैं शुगर के, तो ये हमें दे देगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे बात करेंगे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दैट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और यही अगर मैं आरएनए की बात करूं तो इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो कि कभी कभी फोल्ड होके डबल हेलिक्स फॉर्म कर देगा, लेकिन इन जनरल केसेस आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड ओनली। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड वेयर एज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। अब हमने लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड्स तो बना लिए, ठीक है। अगर ऐसे ही हमारे काफी सारे लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दे गेट लिंक्ड टू वन अनदर। अब होता क्या है कि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या देखा कि जिन न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे साइटोसिन प्रेजेंट है, ठीक है, एक है साइटोसिन जो कि मान लीजिए हमने ब्लू कलर से दिखा रखा है विच इज साइटोसिन, और गुआनिन है आपका ग्रीन कलर से, और दूसरे स्टैंड में अगर हमारा गुआनिन प्रेजेंट है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाती है, ये एक पेयर है। और यदि हमारा रेड कलर से विच इज थाइमीन और हमारा येलो कलर से एडेनिन दिखा रखा है, तो सिमिलरली अगर एडेनिन प्रेजेंट है और आपका थाइमीन प्रेजेंट है तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाती है। इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और इनके बीच में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और इन्हीं पेयर्स के बीच में होता है। यानी साइटोसिन सिर्फ और सिर्फ गुआनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और एडेनिन जो है सिर्फ थाइमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें स्लोली हीलिकल बिहेवियर या हीलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है, मॉलिक्यूल इंटरट्वाइन होने लगता है, क्योंकि एक ने एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की, फिर दूसरे ने तीसरे के साथ की। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारे बहुत सारे हमारा जो ये बेसिस प्रेजेंट है दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द बेसिस ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड, जो दूसरी स्ट्रैंड है इस तरीके की, तो दे फॉर्म अ हीलिकल स्ट्रक्चर। तो हमें डीएनए में एक हीलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आरएनए तो उसमें एज सच कोई हमें हीलिकल स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलता है, बट ऐसे कोई बेस पेयरिंग नहीं होती है, देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूक्लियोबेसेस। ठीक है, अब क्या है कि आरएनए में कभी कभी फोल्डिंग हो जाती है और कभी कभी डबल हेलिक्स बन जाता है इंटरनली, बट मेनली हमने जैसे पहले बोला दे डू नॉट एग्जिस्ट इन अ डबल हेलिकल फॉर्म, दे डू नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करी जाए तो पहला टाइप है एमआरएनए, जिसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, ये आरएनए की कुछ टाइप्स है। मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए विच इज राइबोसोमल आरएनए, फिर टीआरएनए विच इज ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। अगर मैं मैसेंजर आरएनए की बात करूं तो जो मेन पर्पस है या मेन फंक्शन है तो वो जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन करना है इनटू द राइबोसोम्स और पास करना है इंस्ट्रक्शंस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी सेल। तो मेन फंक्शन जो है राइबोसोम्स का, जो हमारे मैसेंजर आरएनए का है, दैट इज बेसिकली एज अ कैरियर ऑफ या मैसेंजर काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है जेनेटिक मटेरियल इनटू द राइबोसोम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइबोसोमल आरएनए की तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस एज वेल एज ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन। अब एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर तो मैसेज कैरी कर रहा है, अब उसे ट्रांसलेट कौन करेगा, उसको उस मैसेज को उसका मीनिंग कैसे समझना है या उसको अक्वायर कैसे करना है उस इंफॉर्मेशन को, तो वो हमारा आरआरएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनटू प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के अंदर उस मैसेज को ट्रांसफर करना यानी उसको ट्रांसलेट करना, बेसिकली उसे समझाना कि ये मैसेंजर आरएनए ये मैसेज लाया था, इट इज डन बाय आरआरएनए। अगर हम टीआरएनए की बात करें विच इज ट्रांसफर आरएनए, सो इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द करेक्ट प्रोटीन और द अमीनो एसिड which is required by the body, in turn helping the ribosomes।
तो अब हमारा जो मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके आया है वो आरआरएनए ने ट्रांसलेट किया और वो टीआरआरएनए जो है वो स्पेसिफिक या करेक्ट प्रोटीन चूज करेगा जिससे वो आगे मैसेज ट्रांसफर करना है, दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. So it is helping the ribosomes and it is located at the end points of each of the amino acids. So जितने भी amino acids हैं terminally उनमें ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होता है उनकी एंड ग्रुप्स में. तो वो सारे जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उसमें टीआरएनए प्रेजेंट होता है. आगे देखेंगे हार्मोन्स के बारे में. हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हमारी बॉडी में जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स हैं उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है. यानी हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग टाइप के मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं उसके बारे में जो भी हमारा टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस व्हाटएवर इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, तो एज अ मैसेंजर काम करते हैं हार्मोन्स. तो हार्मोन्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स व्हिच आर पोर्ड डायरेक्टली या उन्हें डायरेक्टली वो रिलीज करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंड देन वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्मोन्स जो रिलीज हुए हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो टारगेट साइट जहां उसे एक्शन करना है इट इज ट्रांसपोर्टेड देम इनटू द साइट ऑफ एक्शन. ऑलराइट, सो बेसिकली इनका मेजर फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में ये बैलेंस मेंटेन करते हैं. बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जितनी भी हैं they serve the purpose of maintaining a balance of all these biological activities in the body. तो ये है हार्मोन्स का मेन फंक्शन. अगर हम कुछ हार्मोन्स की बात करें तो ये है हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स जो प्रेजेंट है. अब हम देखें तो हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो हमारी बॉडी में there is a thyroid gland which is located in the neck. Thyroid gland present होता है which releases a hormone called thyroxine. ठीक है, ये आपका thyroid gland है और parathyroid glands है that release thyroxine. ठीक है, thyroxine. और thyroxine की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज नथिंग बट हमने टायरोसिन के बारे में पढ़ा था. टायरोसिन इज एन अमीनो एसिड. तो उसका आयोडिनेटेड फॉर्म अगर बात करें यानी आयोडिनेटेड टायरोसिन इज थायरोक्सिन. थायरोक्सिन जो है आयोडिनेटेड टायरोसिन है. यदि हमारी बॉडी में ये थायरोक्सिन कम प्रोड्यूस होता है, अगर ये कम प्रोड्यूस होगा, लेस प्रोड्यूस्ड, तो इट लीड्स टू थायरॉयडिज्म. यदि हमारी बॉडी में ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो इसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. अब दोनों ही जो केसेस हैं अगर हमारी बॉडी में जरा सा भी फर्क पड़ जाए प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स में तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है. कम प्रोड्यूस होगा तो हम हाइपोथायरॉयडिज्म वी एक्सपीरियंस दिस एंड अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है. अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है कि हमारी बॉडी में लेथार्जी आ जाती है, वी बिकम वीक, वी बिकम लेजी. तो हम लेथार्जीनेस फेस करते हैं, वेट गेन होने लगता है. यहां लिख देते हैं वेट गेन. वेट गेन एंड लेथार्जीनेस के लिए हम लिख देते हैं फटीग, कि हमें फटीग फेस करते हैं. ठीक है, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो हमारी बॉडी में वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, दैट वी स्टार्ट बिकमिंग लीन. अब इस चीज को फिक्स करने के लिए इट इज सजेस्टेड दैट वी ईट आयोडाइज्ड सॉल्ट. आयोडाइज्ड सॉल्ट में हमें पता है सॉल्ट का कॉम्पोजिशन होता है सोडियम क्लोराइड. तो हमारे आयोडाइज्ड सॉल्ट में सोडियम आयोडाइड का भी कुछ कंटेंट प्रेजेंट होता है जो हमारे आयोडीन की इस डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देता है.
अब होता क्या है कि अगर हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी बॉडी में हमारा ग्लैंड्स जो हैं दे गेट स्वेल्ड अप, हमारा जो ये थ्रोट एरिया है इट बिकम स्वेल्ड अप एंड वी सफर फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं दैट इन आवर जूनियर क्लासेस दैट देयर इज दिस डिजीज कॉल्ड गॉइटर। आगे हम बात करें, ये तो हो गए थायराइड ग्लैंड की बात। अब हमें पता है दैट देयर इज अनदर important hormone which is basically produced by the pancreas, it is known as insulin. Apart from that हमारी जो pancreas है they produce glucagon as well. अब इंसुलिन में क्या है कि इंसुलिन इज रिलीज्ड अगर हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है बहुत ज्यादा, तो उसे बैलेंस करने के लिए इंसुलिन इज रिलीज्ड व्हेन ब्लड शुगर लेवल rises, okay, and हमारी बॉडी में glucagon is basically released as a source of glucose. तो हमारी बॉडी में glucagon जो है that is released as a source of glucose, right? अब इन दोनों का इंटरप्ले है, यानी इन दोनों के कंप्लीट बैलेंस होने की वजह से हमारी बॉडी में हमारे ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं, बिकॉज अगर जरा सा भी किसी का ऊपर नीचे हुआ लेवल हार्मोन का तो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाता है। जैसे इंसुलिन लेवल्स इफ दे आर फॉलिंग डाउन या ज्यादा हो गए तो हमारी ब्लड शुगर हाई हो जाती है या लो हो जाती है और उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंगली। ये तो हो गए हमारे कुछ पैनक्रियाटिक हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे हमारे कुछ एंड्रोजेनिक बेसिकली हार्मोन्स आर व्हाट, स्टेरॉइड्स होते हैं। हार्मोन्स का स्टेरॉइड्स हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज द स्ट्रक्चर इज वेरी मच सिमिलर। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन वाइज कहें तो हार्मोन्स आर बेसिकली स्टेरॉइड्स ओनली, स्टेरॉइडल होते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइडल होते हैं। स्टेरॉइडल, अब स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, दे आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास, उसमें काफी सारी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चर में तो हमें जाने की जरूरत नहीं, काफी सारी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं स्टेरॉइड्स में विच आर फ्यूज्ड टुगेदर लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आपकी जो हार्मोन्स में जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये काफी सारी फ्यूज रिंग्स होती हैं और आपकी फर्दर साइड चेन्स होती हैं एंड ऑल दैट। अब होता क्या है कि ये जो हमारे कुछ देयर आर सर्टेन सेक्स हार्मोन्स एज वेल जो हमारी ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं इन केस ऑफ फीमेल्स एंड हमारे जो मेल्स के केस में टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। अब टॉकिंग अबाउट ओवरीज, हमारा एस्ट्रोजन जो है और प्रोजेस्टेरॉन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एग इन द बॉडी इन केस ऑफ फीमेल्स एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्स तो हमारे मेल्स की बॉडी में देयर इज टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज basically responsible for providing the androgenic features to males which is like heavy voice like talking about hair, excessive hair. So this is what the purpose is solved by the male hormones and female hormones जो differentiate करते हैं। बाकी the main gland that is controlling the release of all the hormones in the brain is the pineal gland. So this is where pituitary gland, these are the two important glands in the brain which are controlling the release of the important hormones in the brain. तो ये सारी बात है हमारी बॉडी में हार्मोन्स के बारे में कि कैसे अगर माइनर चेंज भी होता है हमारी बॉडी में हार्मोन्स के प्रोडक्शन में कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है देन वी फेस सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। हमारी बॉडी को काफी सारे it faces different types of diseases या imbalances हो जाते हैं, then we have to externally consume steroids because hormones are steroidal in nature, they are corticosteroids so we have to externally consume these steroids so as to maintain the hormones in our body. तो कोई imbalance हो तो उसके लिए we consume them. So that is all about the different types of biomolecules in the body. हमने कैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, then we talked about proteins, vitamins, हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, एंजाइम्स एंड देन लास्टली हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। तो दीज ऑल आर द बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में फंक्शनल डेवलपमेंट और डिफरेंट पर्पसेस सॉल्व करते हैं फॉर इट्स वेल बीइंग। दैट्स इट।